हेलो क्लास। बेसिकली हमने प्रीवियस चैप्टर में अपने नोज़ के बारे में कुछ बात किया था, उनका पैल्पेशन के बारे में बात किया था। फ़िलहाल एक छोटा सा टॉपिक रह गया था उसी लेक्चर का, जो था एग्ज़ामिनेशन फॉर पॉलिप्स एंड मासेस। देखो, ये जो एग्ज़ामिनेशन पॉलिप्स और मासेस का जो है, ये जो पोर्शन है आमतौर पर एंटीरियर राइनोस्कोपी के टाइम पे किया जाता है। ठीक है, तो नज़ल कैविटीज़ की एग्ज़ामिनेशन के टाइम केवल नज़ल म्यूकोसा, नज़ल सेप्टम और टर्बिनेट्स ही नहीं देखे जाते हैं, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि नाक के अंदर कोई पॉलिप, कोई मास, कोई ट्यूमर या फॉरेन बॉडी तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लेजन्स में बेसिकली कुछ लेजन्स क्या होते हैं, सामान्य मीन्स बिनाइन होते हैं, जबकि कुछ बहुत डेंजर जो रोग होते हैं जैसे कि मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, इनका भी जो साइन दे सकते हैं। इसके लिए हर एक ईएनटी एग्ज़ामिनेशन में इनका भी बहुत केयरफुल असेसमेंट ज़रूरी है। ठीक है, तो नज़ल पॉलिप्स बेसिकली नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक डेवलप होने वाले सॉफ्ट, स्मूथ, पेनलेस और नॉन कैंसरस मीन्स की बिनाइन ग्रोथ होती है, और ये ज़्यादातर क्रॉनिक एलर्जी या क्रॉनिक साइनोसाइटिस की वजह से बनती है। पॉलिप्स बेसिकली खुद में कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो बहुत बड़े हो जाएं तो नाक का रास्ता बंद कर देते हैं और पेशेंट को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है, और जो उसकी स्मेल करने की जो शक्ति होती है ये भी कम हो सकती है। ठीक है, तो कैसे एग्ज़ामिन करना है आपको नज़ल पॉलिप्स को? एंटीरियर राइनोस्कोपी के टाइम पे एग्ज़ामिनर नज़ल स्पैकुलम और बहुत अच्छी रोशनी की हेल्प से नज़ल कैविटी का बेसिकली असेसमेंट करता है। एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे कुछ बातें देखी जाती हैं कि पॉलिप बेसिकली एक तरफ है या दोनों तरफ। ठीक है, कितने पॉलिप्स हैं, उनका साइज़ कितना है, ठीक है, और क्या वो नज़ल कैविटी के पोर्शन को सराउंडिंग में घेर रहे हैं, क्या वे एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्या उनके सरफेस स्मूथ है या इरेगुलर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपीयरेंस की बात करें पॉलिप्स की, ठीक है, तो नज़ल पॉलिप की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, कि इनका जो कलर है, ठीक है, नॉर्मली बहुत लाइट वाइट, हल्का सफ़ेद, ग्रे या फिर जो मोती जैसा थोड़ा पर्ली होता है। ठीक है, जो इसकी सरफेस होता है वो स्मूथ और ग्लिस्टिंग मीन्स थोड़ा चमकदार होती है। ठीक है, इसका जो शेप है ये गोल या फिर थोड़ा जो आंसू होता है ना, ग्रेप लाइक या टीयर ड्रॉप, इसके जैसा हो सकता है। और ये बेसिकली ठंडी डंडी मतलब जो पेडिकल के थ्रू म्यूकोसा से कनेक्ट होती है और थोड़ा सॉफ्ट होती है। ठीक है, पैल्पेशन पे कोई पेन नहीं होगा, आसानी से मूव कर सकती है, और छूने पे नॉर्मली कोई ब्लीडिंग नहीं होती। ठीक है, तो पेल ग्रेश वाइट, स्मूथ, शाइनी, मोबाइल। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इस दौरान कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं नज़ल पॉलिप्स में, जैसे कि पेशेंट में कुछ सिम्टम मिलते हैं, जैसे कि लगातार नाक बंद रहना, परसिस्टेंट नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, जो सूंघने की जो क्षमता है ये कम होना। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोज़मिया। अगर ख़त्म हो जाएगी सूंघने की पावर, उसको बोलते हैं अनोज़मिया, हमने पहले पढ़ा है। माउथ ब्रीदिंग, नेज़ल स्पीच, स्नोरिंग या बार बार साइनस इन्फेक्शन। अगर दोनों तरफ पॉलिप दिखाई दे तो अक्सर क्रॉनिक एलर्जी रेनाइटिस या क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस की संभावना बेसिकली हो जाती है। ठीक है, अगर केवल एक तरफ मींस यूनिलेटरल पॉलिप या ग्रोथ दिखाई दे तो उसकी जो हमें डिटेल जांच करना थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कभी कभी किसी ट्यूमर का भी जो है साइन दे सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ ट्यूमर एंड मासेस। ठीक है, देखो, नज़ल मास का मीन होता है कि नाक के अंदर जो दिखाई देने वाली कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, वो बिनाइन भी हो सकती है और मैलिग्नेंट। इसीलिए हर एक नज़ल मास का हमें थोड़ा सा केयरफुल असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ टेक्निक्स की बात करें, एंटीरियर राइनोस्कोपी के टाइम पे आप कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे कि आप ये कोशिश करेंगे कि मास कहाँ है। ठीक है, दूसरी चीज़, एक तरफ है या दोनों तरफ है, मीन्स यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है, उसका साइज़ कितना है, सरफेस स्मूथ है या इरेगुलर है, कलर कैसा है, क्या वो आसपास के टिश्यूज़ में फैल रही है, क्या मांस बहुत इजीली ब्लीड करता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है,
और अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए? बिनाइन मास की जो नॉर्मल अपीयरेंस है होती है, ये वेल डिफाइंड होती है, सरफेस स्मूथ होती हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाला होता है, ठीक है। आसपास के टिश्यूज़ में बहुत कम फैलाव होता है और ब्लीडिंग बहुत कम होती है, फिर नहीं होती है लोग। जो मैलिग्नेंट होते हैं, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं ये इर्रेगुलर होते हैं, ठीक है। इनके जो मार्जिन्स होते हैं ये भी इरेगुलर होते हैं, इजीली उनमें ब्लीडिंग आती है, अल्सरेशन बहुत तेज़ी से बढ़ना, आसपास के टिश्यूज़ में फैलना जिसको लोकल इन्वेजन बोलते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड तो अगर पेशेंट में ये ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे कि नज़ल ऑब्स्ट्रक्शन या बार बार ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, एपिस्टैक्सिस, फेशियल स्वेलिंग, फेशियल पेन, वेट लॉस, ठीक है, नेक के लिम्फ नोड में इन्लार्जमेंट, तो आप समझ जाइए कि ये चीज़ें क्या हैं, ये नज़ल ट्यूमर को बेसिकली डिफ़ाइन करेंगी, ठीक है। तो हर नज़ल मास को केवल हम देखकर बिनाइन नहीं मान सकते हैं, स्पेशली यूनिलेटरल मास हो, ठीक है, ब्लीडिंग हो, अल्सरेशन हो या तेज़ी से उसका साइज़ बढ़े, तभी हम आगे के प्रोसेस पे जाते हैं, जैसे नज़ल एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन, एमआरआई या बायोप्सी, इनकी ज़रूरत तब हमें पड़ती है। अभी नेक्स्ट बात करें हम एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज़। तो फॉरेन बॉडी ऐसी कोई भी बाहरी ऑब्जेक्ट है जो नाक के अंदर फंस जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादा जो छोटे बच्चों में देखी जाती है, जबकि जो एडल्ट्स या एल्डरली पीपल्स होते हैं इनमें ट्राउमा एक्सीडेंट के बाद भी अगर कोई फॉरेन बॉडी है तो इनमें मिल सकती है। तो फॉरेन बॉडीज़ में बीड्स, सीड्स, है ना, स्मॉल स्टोन, पेपर पीसेस, कॉटन, स्पंज, स्मॉल टॉयज़, ठीक है, बटन बैटरी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एंटीरियर राइनोस्कोपी के टाइम पे एग्जामिनर देखता है कि फॉरेन बॉडी किस नॉस्ट्रल में है, ठीक है, उसका साइज़ और शेप क्या है, ठीक है, उसके आसपास म्यूकोसल स्वेलिंग है या नहीं है, ब्लीडिंग है या नहीं, पस या फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज है या नहीं, ठीक है। तो आपको अगर आपको समझना है, कुछ फाइंडिंग्स रखनी है, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि एक तरफ फूल स्मेल आ रहा है, प्यूरलेंट डिस्चार्ज है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, लोकल स्वेलिंग, क्रस्टिंग, ठीक है। अगर किसी बच्चे में केवल एक नॉस्ट्रिल से स्मेल आ रही है, येलो या ग्रीन डिस्चार्ज आ रहा है, तो सबसे पहले फॉरेन बॉडी के जो चांसेस हैं हमें उस पर फोकस करना होता है, ठीक है। अगर कोई बटन या बैटरी है तो वो इमरजेंसी आ जाती है, तो इसके लिए कुछ ही घंटों में अगर केमिकल बर्न, सेप्टल परफोरेशन, टिश्यू नेक्रोसिस का रीज़न बन सकता है, इसीलिए तुरंत से हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर हम नॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करें नज़ल कैविटी एग्जामिनेशन में, तो नज़ल कैविटी बेसिकली साफ़ और पेटेंट होनी चाहिए, ठीक है। और नज़ल में कोसा बेसिकली हल्का पिंक, मॉइस्ट और स्मूथ हो, कोई स्वेलिंग, कोई रेडनेस, अल्सरेशन ना हो, नज़ल सेप्टम मिड लाइन में हो और उसमें कोई डेविएशन, परफोरेशन या हिमाटोमा ना हो, ठीक है। टर्बाइनेट्स नॉर्मल शेप के हों, उसमें कंजेशन या इन्फ्लामेशन ना हो, नज़ल पॉलिप्स ना दिखाई दे, मास या ट्यूमर ना दिखाई दे, ठीक है, कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज ना हो, दोनों नज़ल मासेस से एयर का जो फ्लो है ये नॉर्मल और सफिशिएंट हो, ठीक है। तो हमारा ये आ जाता है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नेज़ल या फिर पेटेंसी टेस्ट। देखो, हाँ, पेटेंसी टेस्ट देखो, सिस्टम एग्जामिनेशन ऑफ नोज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है। इस लेक्चर में बेसिकली हम दो फंक्शनल टेस्ट पढ़ेंगे। एक तो नेज़ल पेटेंसी टेस्ट है, मतलब पेटेंसी का मतलब होता है नाक से जो एयर का फ्लो है, हम इसको समझेंगे। दूसरा आएगा अभी इसके बाद में असेसमेंट ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, मीन्स ऑल्फैक्टरी फंक्शन टेस्ट। ये दोनों टेस्ट हमें बताते हैं कि जो नोज़ है केवल स्ट्रक्चरली ही नहीं बल्कि थोड़ा सा फंक्शनली भी नॉर्मल है या नहीं, इन चीज़ों के बारे में। सो अभी हम बात करते हैं पेटेंसी टेस्ट के बारे में। देखो, पेटेंसी टेस्ट एक बहुत सिंपल एक क्लिनिकल टेस्ट है जिसके द्वारा हम डायग्नोस करते हैं कि जो दोनों नॉस्ट्रल्स हैं, मीन्स जो हमारे नाक के जो छेद हैं, इनसे जो एयर है ये बहुत नॉर्मल तरीके से फ़्लो कर रही है या नहीं, निकल रही है या नहीं। अगर किसी रीज़न से नाक का जो रास्ता है, समझ लो अगर ये नैरो या ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है तो पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में ही हम नेज़ल पेटेंसी टेस्ट के थ्रू एयर फ्लो को असेस करते हैं।
तो ENT एग्जामिनेशन का ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल टेस्ट है, ठीक है। सो नेज़ल पेटेंसी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें दोनों नॉस्ट्रिल से फ्लो होने वाली या मूव करने वाली जो एयर है उसका एयर फ्लो हम असेस करेंगे, ताकि ये पता लगा जा सके कि नेज़ल पैसेजेस खुले मीन्स के पेटेंट हैं या उनमें किसी टाइप की ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। सो इट्स अ टेस्ट simple but important part of the nasal examination used to assess whether the nasal passages are open and allowed to free flow of air during breathing. So nasal patency refers to opening of nasal airways. This test help determine if there is any obstruction within the nasal cavity that may interfere with normal respiration, ठीक है। So what is the purpose of patency test? ये जानना कि दोनों नॉस्ट्रिल्स ओपन है मीन्स पेटेंट है या नहीं, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की पहचान करना, एक नॉस्ट्रिल दूसरे के कंपैरेटिवली कम खुली है या नहीं, एंड एयर फ्लो की जो क्वालिटी है उसको असेस करना, इसके साथ साथ नेज़ल ब्लॉकेज का रीज़न समझना और ट्रीटमेंट से पहले और बाद की कंडीशन को कंपेयर करना, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो नेज़ल पेटेंसी टेस्ट बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिख रही हैं पेटेंसी टेस्ट के लिए, ठीक है। इसके अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, अगर नेज़ल पैसेजेस नॉर्मली खुले होंगे तो दोनों नॉस्ट्रिल से इक्वल अमाउंट में एयर फ्लो होगा। अगर किसी रीज़न से कोई नॉस्ट्रिल नैरो या फिर ऑब्स्ट्रक्ट है तो उस तरफ एयर फ्लो कम होगा या फिर नहीं होगा, यानी जितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा एयर फ्लो उतना ही कम होगा, ठीक है। तो करना क्या है, अगर हम प्रोसीजर की बात करें बेसिकली पेशेंट को हम आराम से चेयर पे बैठाते हैं। सबसे पहले पेशेंट से हम उसके नॉर्मल तरीके से उसको हम सांस लेने को बोलेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल्स को देखोगे कहीं कोई क्लियर ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स की हम अलग अलग तरीके से जांच करेंगे, अलग अलग। स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को मुंह बंद करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। हम पेशेंट के मुंह को बंद कर देंगे, ठीक है, उससे बोलेंगे मुंह मत खोलना। सेकंड स्टेप 2 में क्या कहा, एक नॉस्ट्रिल को उंगली से हम धीरे से बंद करने को बोलेंगे और दूसरी नॉस्ट्रिल से सिंपल रूप से हम सांस लेने को बोलते हैं, जैसे आप अनुलोम विलोम करते हो वैसे ही। अब यही प्रोसेस जो है हम दूसरी नॉस्ट्रिल के साथ में रिपीट करेंगे। अब दोनों तरफ जो एयर फ्लो है हम इसको कंपेयर करेंगे। अगर ज़रूरत हो तो एयर फ्लो का जो असेसमेंट है ये कॉटन वूल मिरर या सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें जो हमारे पास मेथड्स हैं एयर मूवमेंट के लिए, ठीक है, तो इसमें कुछ टेक्निक्स आएंगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ एयर फ्लो या एयर मूवमेंट, ठीक है। तो पेशेंट को नॉर्मल सांस लेने को कह रहे हो आप, ठीक है। नॉस्ट्रिल के सामने हवा को निकलने की जो डायरेक्शन और उसका जो क्वांटिटी है आप उसको असेस करोगे। कभी कभी हाथ को नॉस्ट्रिल के सामने रखकर भी जो निकलती हुई एयर है उसको हम फील कर सकते हैं। तो नॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या आएगा कि दोनों नॉस्ट्रिल के इक्वल एयर फ्लो महसूस होना चाहिए, बट एबनॉर्मल में क्या है, एक नॉस्ट्रिल से एयर फ्लो कम या फिर बिल्कुल पता ना चले, ठीक है। अभी इसमें दूसरा टेस्ट क्या है, कॉटन वूल टेस्ट, ठीक है। सबसे इजी और सबसे नॉर्मल क्लिनिकल मेथड है बेसिकली। एक छोटा या कोई हल्का कॉटन वूल का टुकड़ा आप दोनों नॉस्ट्रिल के सामने रखेंगे, ठीक है। पेशेंट से नॉर्मल सांस लेने को आप बोलोगे, एयर फ्लो की वजह कॉटन को एयर फ्लो की वजह से जो कॉटन के जो रेशे हैं ये मूव करेंगे, ठीक है। तो क्या करोगे, अगर दोनों तरफ कॉटन नॉर्मली मूव कर रही है तो एयर फ्लो नॉर्मल है, अगर एक तरफ मूवमेंट कम है और तो ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एडवांटेज ये है कि थोड़ा सिंपल है, इजी है, ठीक है। कोई आपको इंस्ट्रूमेंट स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलो दूसरा है ये मिरर टेस्ट, ठीक है। देखो एक छोटा और क्लीन मिरर लो जो दोनों नॉस्ट्रिल के नीचे रखा जाता है, ठीक है। पेशेंट को नॉर्मल तरीके से आप एक्सपायरेशन करने के लिए बोलिए कि आप सांस छोड़िए, ठीक है। मिरर पर क्या होता है, कंडेंसेशन बनती है, जो पानी की जो भाप होती है ये बनती है, ठीक है।
तो एग्ज़ामिनर क्या है, दोनों तरफ बनने वाले जो धुंधले निशान या जो फॉगिंग है, ठीक है, इसकी कंपेयर करता है। तो नॉर्मल फाइंडिंग दोनों तरफ नॉर्मल कंडेंसेशन आपको दिखाई देगी। अगर आप एबनॉर्मल की बात करोगे, एक तरफ कंडेंसेशन कम या फिर क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, एब्सेंट होगा। तो यह बेसिकली एयर फ्लो कम होने का सिग्नल है हमारे लिए, ठीक है। तो जो भी नॉर्मल फाइंडिंग्स आती है नेज़ल पेटेंसी टेस्ट में, अगर नेज़ल पासेजेस पूरी तरीके से नॉर्मल हैं तो दोनों नॉस्ट्रल्स खुले होंगे, दोनों तरफ नॉर्मल एयर फ्लो होगा, कॉटन वूल दोनों तरफ नॉर्मली मूव करेंगे, मिरर पर दोनों तरफ नॉर्मल कंडेंसेशन होगा, पेशेंट बिना किसी कठिनाई के दोनों नॉस्ट्रल से सांस ले सकेगा। बट अगर हम एबनॉर्मल की बात करते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल में एक नॉस्ट्रल से एयर फ्लो कम होगा, दोनों नॉस्ट्रल से एयर फ्लो कम होगा, या पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, माउथ ब्रीदिंग करना होगा, ठीक है, या स्नोरिंग या एयर फ्लो में हमें साफ साफ कोई एसिमेट्री दिखेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसकी वजह क्या होती है, अगर एयर फ्लो कम मिले तो उसमें कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि डेविएटेड नज़ल सेप्टम। देखो, सेप्टम के एक तरफ मुड़ जाने की वजह से नज़ल पासेज एक तरफ नैरो हो जाता है और एयर फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा नज़ल पॉलिप्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ठीक है, बड़े पॉलिप्स नज़ल कैविटी को बंद कर सकते हैं, पेशेंट को कंटिन्यूसली नज़ल ब्लॉकेज फील होती है। एलर्जिक रेनाइटिस मीन्स एलर्जी की वजह से म्यूकोसा और टर्बिनेट्स इसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिससे एयर फ्लो कम हो जाता है। इसके अलावा साइनोसाइटिस, साइनस इन्फेक्शन के साथ जो म्यूकोसल एडेमा और डिस्चार्ज होने की वजह से नज़ल पेटेंसी कम हो सकती है, ठीक है। एनलार्ज टर्बिनेट्स का जो साइज़ बढ़ जाने पर नज़ल पैसेज बहुत नैरो हो जाता है। बेसिकली ये क्रॉनिक एलर्जी, क्रॉनिक रेनाइटिस और वैज़ोमोटर रेनाइटिस में देखा जाता है, ठीक है। एंड फॉरेन बॉडीज़ की बात करें तो स्पेशली बच्चों में फॉरेन बॉडी एक नॉस्ट्रिल को पूरी तरीके से बंद कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, नज़ल ट्यूमर्स वगैरह बहुत कुछ है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। तो या ऑल फैक्ट्री फंक्शन। देखो, नाक बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका जो काम होता है वो होता है सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। ये काम बेसिकली ऑल फैक्ट्री नर्व करती है, इसके थ्रू कंट्रोल करता है। आप क्रेनियल नर्व्स मैंने आपको समझाया था, क्रेनियल नर्व नंबर 1, ठीक है। अगर पेशेंट को स्मेल पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऑल फैक्ट्री फंक्शन का वहाँ पे जो असेसमेंट है ये किया जाना होता है, ठीक है। तो ऑल्फैक्ट्री असेसमेंट एक ऐसा असेसमेंट है जिसके थ्रू पेशेंट की डिफरेंट जो स्मेल्स हैं इसको पहचानने की जो उसकी एबिलिटी है, हम इसका असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या पर्पज़ है? पर्पज़ ये है कि ऑल्फैक्ट्री नर्व की जो काम करने की जो पावर है हम उसको असेस करें, स्मेल लॉस की पहचान करें, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में डिफरेंशिएट कर पाएँ, हेड इंजरी या क्रॉनिक नेज़ल डिजीज़ का जो इफ़ेक्ट है इसको हम असेस कर पाएँ, एंड ट्रीटमेंट के बाद स्मेल रिकवरी की भी जांच करना, बहुत कुछ इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करेंगे प्रोसीजर। सबसे पहले आप कंफर्म करो कि दोनों नॉस्ट्रिल्स पॉसिबिलिटी उनकी ये हो कि वो खुले हों, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा नेज़ल ब्लॉकेज होगा तो टेस्ट का जो रिज़ल्ट है ये अफेक्ट हो सकता है। तो अब जो पेशेंट की हम क्या करते हैं उससे बोलेंगे अपनी आंखें बंद करो ताकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्मेल पे फोकस कर सके और उसके बेस को समझ सके। तो दोनों नॉस्ट्रिल्स की अलग अलग हम बेसिकली जांच करेंगे। एक नॉस्ट्रिल को बंद करके जो दूसरी नॉस्ट्रिल है उससे हल्की और जो हमें एक नोन मतलब एक परिचित और जो नॉन इरिटेंट कोई ऐसी हम फ्रेगरेंस होगी या गंध होगी, स्मेल होगी, उसको हम बोलेंगे स्मेल करो, सूंघने के लिए बोलेंगे। फिर दूसरी नॉस्ट्रिल को भी इसी तरीके से समझेंगे। अब इसमें आप पेशेंट से क्या पूछोगे, क्या आपको कोई स्मेल फील हो रही है, महसूस हो रही है? अगर वो बोल रहा है कि हाँ हो रही है तो कौन सी है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो उपयोग की जाने वाली होती हैं जैसे कॉफ़ी है ना, सोप, परफ्यूम, क्लोव, वनीला, चॉकलेट,
ठीक है, रोज़, लेमन, पेपरमिंट, ये, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दो कि जो अमोनिया जैसी बहुत शार्प जो स्मेल होती है, इसका यूज़ हम ऑल्फैक्टरी टेस्ट के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑल्फैक्टरी नर्व के बजाय ट्राइजेमिनल नर्व को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। इसलिए अमोनिया जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। तो नॉर्मल फाइंडिंग्स में अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर ऑल्फैक्टरी फंक्शन नॉर्मल है तो पेशेंट दोनों नॉस्ट्रिल से जो स्मेल है वो बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेगा या पहचान लेगा। लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ स्मेल का परसेप्शन नॉर्मल होता है, और जो नोन फ्रेगरेंस होती है, ठीक है, उनको बहुत इजीली और सही तरीके से वो समझ लेता है, ठीक है। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करें अगर हम, ठीक है, ये हमने पहले भी वैसे देखो सुना है, पढ़ा है, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स या एनोस्मिया, हाइपोस्मिया। तो सबसे पहले एनोस्मिया, स्मेल को पूरी तरीके से गई, मीन्स कि कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल, इसको हम एनोस्मिया कहते हैं। इसकी वजह होती है नज़ल पॉलिप्स, क्रॉनिक साइनोसिटिस, वायरल इन्फेक्शन, हेड इंजरी, ऑल्फैक्टरी नर्व का डैमेज होना, ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह, ठीक है ये। और हाइपोस्मिया क्या है, स्मेल तो महसूस होती है बट नॉर्मल से बहुत कम होती है, ठीक है। तो एलर्जिक रेनाइटिस, माइल्ड साइनोसिटिस, स्मोकिंग, एजिंग, पार्शियल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। और एक लास्ट में है पैरोस्मिया। पैरोस्मिया उस टाइम मैंने आपको नहीं बताया था जब पेशेंट किसी स्मेल को गलत, ठीक है, या विकृत रूप से समझ लो महसूस करता है, तो उसी को हम बोलते हैं पैरोस्मिया। एग्ज़ाम्पल के लिए जो फूलों की जो खुशबू है, ठीक है, फूलों की खुशबू भी क्या करे, पेशेंट को जलने या सड़ी हुई ऑब्जेक्ट जैसी अगर लग रही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरोस्मिया। तो इसका वजह हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शंस, कोई हेड इंजरी या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, या शायद वायरल बीमारी के बाद में अगर पेशेंट का रिकवरी फेज़ आता है तब भी उसे ऐसा लग सकता है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस में डायग्नोसिस के लिए बहुत हेल्प करता है, ठीक है। क्रॉनिक राइनाइटिस या क्रॉनिक साइनोसिटिस, नेज़ल पॉलिप्स, हेड इंजरी, ऑल्फैक्टरी नर्व डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोडीजनरेटिव डिसऑर्डर, ये सारे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हैं हमारे ऑल्फैक्टरी असेसमेंट के। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे साइनस एग्जामिनेशन की। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा है। देखो, पैरानज़ल साइनसेस, नाक के आसपास जो एयर से भरी हुई एक्टिविटीज़ या जो कैविटीज़ होती हैं, जो नज़ल कैविटी से छोटे छोटे ओपनिंग्स जिनको हम ऑस्टिया बोलते हैं, इनके थ्रू कनेक्ट रहती हैं। नॉर्मल कंडीशंस में ये कैविटीज़ हवा से भरी होती हैं, इनमें किसी भी टाइप का पेन या कोई स्वेलिंग नहीं होता है। लेकिन जब इनमें कोई इन्फेक्शन, मीन्स कोई संक्रमण जैसे साइनोसिटिस है या स्वेलिंग, पस या म्यूकस भर जाता है, तब पेशेंट में जो फेस का पेन, ठीक है, चेहरे का जो दर्द है, सर दर्द, फेशियल स्वेलिंग और नज़ल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे जो सिम्टम्स हैं, ये दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ईएनटी एग्ज़ामिनेशन में साइनस एग्ज़ामिनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइनस एग्ज़ामिनेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? साइनस एग्ज़ामिनेशन ऐसा क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन है जिसके थ्रू पैरानज़ल साइनसेस में पेन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन और अदर एबनॉर्मलिटीज़ को हम असेस कर सकते हैं। तो साइनस एग्ज़ामिनेशन बेसिकली 3 पार्ट्स में किया जाता है: इंस्पेक्शन, पैल्पेशन और परकशन, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्पस क्या है साइनस एग्ज़ामिनेशन का, ठीक है। तो एक्यूट और क्रॉनिक साइनसाइटिस की पहचान करना, साइनस टेंडरनेस को असेस करना, फेशियल स्वेलिंग का रीज़न जानना, साइनस इन्फेक्शन की सेवेरिटी को समझना, ट्रामा या कोई अदर साइनस डिसऑर्डर्स को समझना, और आगे जो भी आपकी जांचें हों जैसे एक्सरे है, सीटी स्कैन या नज़र एंडोस्कोपी, ठीक है, इनकी जो नीड है इसको हम डिसाइड करेंगे इस तौर पे। सो सबसे पहले हम पहले पार्ट की बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे इंस्पेक्शन ऑफ द साइनसेस, ठीक है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है बिना छुए, विदाउट टचिंग बॉडी का फेस और साइनस का जो एरिया है इसको बहुत केयरफुली असेस करना। तो पेशेंट को आपके सामने बहुत
अच्छी रोशनी में बैठना बहुत ज़रूरी है। फेस के सामने का व्यू मीन फ्रंट व्यू, और दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट, जिसको बोलते हैं लेटरल व्यू। ठीक है, सामने से और लेटरल व्यू से हम देखने की कोशिश करते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे फेशियल स्वेलिंग की। सो व्हाट इज़ फेशियल स्वेलिंग? चेहरे के किसी भी भाग का नॉर्मल से ज़्यादा फूल जाना, वही कहलाता है फेशियल स्वेलिंग। ठीक है, ये स्पेशली उस साइनस के ऊपर दिखाई दे सकती है जो इन्फेक्टेड हो या स्वेलिंग हुई हो। ठीक है, तो फेशियल स्वेलिंग कुछ रीज़न से हो सकती है, जैसे कि एक्यूट साइनसाइटिस, फोरहेड, फ्रंटल साइनस, चीक्स, मैक्सिलरी साइनस, अराउंड द आइज, डेंटल इन्फेक्शन, ट्रामा, साइनस एब्सेस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो एग्जामिनेशन की बात करोगे तो स्वेलिंग एक तरफ है, दोनों तरफ है, किस साइनस के ऊपर है, स्किन नॉर्मल है या रेड है। ठीक है, जो स्वेलिंग है ये लोकलाइज्ड है या डिफ्यूज़ है। डिफ्यूज़ का मतलब क्या, पूरे चेहरे में फैली हुई है। ठीक है, ये चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है। दूसरा है रेडनेस। ठीक है, देखो अब साइनस के ऊपर की जो स्किन है उसका कलर देखो, अगर स्किन रेड है तो ये इन्फ्लामेशन का साइन हो सकता है। ठीक है, तो इसकी भी वजह एक्यूट इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, सेलुलाइटिस, ट्रामा, ठीक है, बैक्टीरियल साइनसाइटिस, कुछ भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि रेडनेस लोकलाइज्ड है या डिफ्यूज़ है, स्वेलिंग के साथ है या नहीं, स्किन गर्म दिखाई देती है या नहीं, इसकी जो भी पाल्पेशन से होगी। ठीक है, इसकी कंफर्मेशन पाल्पेशन से ही होगी। उसके अलावा नेक्स्ट है पेरी ऑर्बिटल पफीनेस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पफीनेस अराउंड द आइज़, या हम दोनों चीज़ें समझेंगे इसमें। पेरी ऑर्बिटल पफीनेस का मीन होता है आँखों के चारों तरफ, स्पेशली जो निचली पलकें होती है, जो हमारी लोअर आईलिड है, इसके आसपास स्वेलिंग का होना। ठीक है, ये किससे एसोशिएट होती है? जो पेरी ऑर्बिटल पफीनेस नॉर्मली कुछ कंडीशन में देखी जा सकती है, जैसे कि एथमोइड साइनोसाइटिस, ठीक है, फ्रंटल साइनोसाइटिस, सीवियर साइनस इन्फेक्शन, इसके साथ साथ एलर्जिक रेनाइटिस, पेरी ऑर्बिटल साइनोसाइटिस, सेलुलाइटिस या ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ये सारी चीज़ें। अगर साइनस इन्फेक्शन के साथ में पेरी ऑर्बिटल पफीनेस जो है ये भी है, तो इन्फेक्शन की आँखों के आसपास फैलने का जो साइन है ये हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत जल्दी हमको असेसमेंट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर नॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करें तो वैसे फेस पे कोई स्वेलिंग नहीं होती है ना, किसी साइनस के ऊपर कोई रेडनेस नहीं होगी, पेरी ऑर्बिटल पफीनेस नहीं होगी, चेहरा सिमेट्रिकल दिखाई देगा, साइनस का कलर नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अगर हम बात करें अब खैर दूसरा आ जाएगा इसमें पैल्पेशन। ठीक है, पैल्पेशन ऑफ द साइनसेस। पैल्पेशन का मोटिव होता है साइनस टेंडरनेस और जो लोकलाइज्ड स्वेलिंग है इसका सस्पेंड करना। ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंटल साइनस पैल्पेशन की बात करेंगे। फ्रंटल साइनस बेसिकली जो दोनों हमारे आईब्रोज़ के ठीक ऊपर जो हमारा फोरहेड है उसके निचले पोर्शन में होती है। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो पेशेंट को सामने बैठाइए, आपके दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर्स या थम्स को आईब्रोज़ के ऊपर फ्रंटल साइनस के पोर्शन पर रखिए, दोनों तरफ बहुत लाइट और इक्वल प्रेशर दीजिए, और आपको पेशेंट से पूछना है क्या यहाँ पे कोई पेन फील हो रहा है। नॉर्मल फाइंडिंग्स में दबाने पर कोई दर्द महसूस नहीं होगा, कोई टेंडरनेस नहीं होगी और कोई स्वेलिंग ये भी नहीं होगी। एबनॉर्मल में क्या आएगा कि एबनॉर्मल में बेसिकली टेंडरनेस, लोकल पेन या स्वेलिंग, ये एक्यूट फ्रंटल साइनसाइटिस के लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन हो सकता। द नेक्स्ट वन इज़ मैक्सिलरी साइनस पैल्पेशन। मैक्सिलरी साइनस भी मैंने आपको बताया था, दोनों गाल जो होते हैं हमारे चीक्स, आँखों के जस्ट नीचे और नाक के दोनों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर को चीक्स पर मैक्सिलरी साइनस के ऊपर रखना होता है। हल्के प्रेशर से आपको पैल्पेट करना होता है और पेशेंट से पेन के बारे में पूछना है। नॉर्मल फाइंडिंग्स में दबाने पे कोई दर्द नहीं होगा, कोई टेंडरनेस नहीं होगी। एबनॉर्मल में आपको टेंडरनेस, पेन, फेशियल डिस्कम्फर्ट, कभी कभी स्वेलिंग भी महसूस हो सकती है। अब ये चीज़ें मैक्सिलरी साइनसाइटिस, डेंटल इन्फेक्शन या फेशियल इन्फ्लामेशन के साइंस हो सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है हमारा परकशन ऑफ द साइनसेस। ठीक है,
परकशन में साइनस के ऊपर हल्की से हम टैपिंग करके टेंडरनेस का असेसमेंट करते हैं। बेसिकली ये पैल्पेशन का एक सप्लीमेंट्री टेस्ट है। बेसिकली देखो, आप क्या करेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर को साइनस के ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ की फिंगर को उसी पर हल्की, उसी से पहली फिंगर पर हल्का सा टैप करेंगे। फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनस दोनों पर ये प्रोसेस की जाती है। और आप पेशेंट से क्या पूछोगे, क्या टैपिंग करने पर कोई पेन हो रहा है? ध्यान दो कि टैपिंग बहुत हल्की होनी चाहिए ताकि पेशेंट को कोई इधर से कोई एक्स्ट्रा एबनॉर्मल चीज़ें ना हो या ऐसी कोई असुविधा ना हो। ठीक है। नॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करें तो परकशन करने पर पेन नहीं होना चाहिए, कोई टेंडरनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एंड उसको कोई अनकंफर्टेबल भी नहीं फील होना चाहिए। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में परकशन करने पे एक लोकलाइज्ड पेन, टेंडरनेस या दर्द का बढ़ जाना, ठीक है, चेहरे में स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें। बेसिकली ये एक्यूट साइनसाइटिस, साइनस इन्फ्लामेशन या साइनस इन्फेक्शन के साइन हो सकते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल ये आपका हो गया। तो अगर हम क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो साइनस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक है। इसकी हेल्प से हम कुछ कंडीशंस को समझ सकते हैं, जैसे कि एक्यूट साइनसाइटिस। इसमें टेंडरनेस, फेशियल पेन, परकशन पेन, क्रॉनिक साइनसाइटिस में बार बार होने वाला फेशियल डिस्कम्फर्ट या क्रॉनिक नेजल सिम्टम्स, और एलर्जिक रेनिटिस, डेंटल इन्फेक्शन, फेशियल ट्राउमा और ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है। तो नॉर्मल फाइंडिंग्स जो भी हैं कि चेहरे में कोई स्वेलिंग नहीं होगा, किसी साइनस के ऊपर रेडनेस नहीं होगी, पेरिऑर्बिटल पफिनेस नहीं होगी, चेहरा सिमेट्रिकल होगा, फ्रंटस साइनस पैल्पेशन पर पेन नहीं होगा, मैक्सिलरी साइनस पैल्पेशन पर दर्द नहीं होगा, इसमें भी परकशन करने पर कोई टेंडरनेस नहीं होगी, किसी भी साइनस पोर्शन में कोई लोकलाइज्ड वार्मथ या स्वेलिंग नहीं होगी, और पेशेंट के फेस में पेन या फिर प्रेशर की कोई भी शिकायत बेसिकली यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल हमारा जो चैप्टर इसमें आता है हम नोज से रिलेटेड। ठीक है। तो ये हो जा रहा है। अभी नेक्स्ट हमारा एग्जामिनेशन ऑफ द थ्रोट, जो कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है। सच में एग्जामिनेशन ऑफ द थ्रोट। सो थैंक यू एंड वेलकम। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। हमारा नोज़ का सारा किस्सा ख़त्म हुआ, ईयर नोज फिनिश। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से थ्रोट के बारे में। ठीक है।